नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया. I would like to welcome you all in my Ayurveda Academy YouTube channel. As you know, everybody, that I am MD in Ayurvedic medicine and MD in Ayurvedic physiology, that is Kriya Sharir. जाइए मत, रुकिए रुकिए रुकिए. क्या करते हैं लोग? देखते हैं, अरे सामने सर हमारी हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, और कुछ अलग लैंग्वेज दिख रही है मेरे को. घबराइए मत. ये जो रहता है ना आपके सामने, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए रहता है. आप तो जानते हैं कि डॉक्टर देशपांडे ने चालू कर दी तो बातें ही करते रहते हैं. आई एम गोइंग टू स्पीक विथ माय ओन एक्सप्लेनेशन, सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट. स्क्रिप्ट आपके सामने मराठी में भी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है, आयुर्वेदिक पारिभाषिक शब्द है. उसका अर्थ मैं हिंदी और इंग्लिश में बताने वाला हूं. कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप बैठे रहिए, चाहे वो आप मराठी हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो. बिल्कुल 1 घंटे तक बहुत सारा ज्ञान आपको मिलने वाला है. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पंचकर्म का महत्व न कि भारत, पूरी जगत अभी जानने लगा है कि आयुर्वेद का पंचकर्म, जो पूरी जगत में डिटॉक्स नाम से अभी जाना जाता है. क्या बोलते हैं लोग फॉरेनर्स? अमेरिका, यूएसए, जर्मनी में क्या बोलते हैं? डिटॉक्स. DETOX. डिटॉक्स ये शॉर्ट फॉर्म है. उसका मतलब है डिटॉक्सिफिकेशन. हमारे शरीर की गंदगी, पूरी जो प्रकुपित वात पित्त कफ दोष है, उनको शरीर के बाहर निकालने की जो प्रक्रिया, जो आयुर्वेद में शोधन कर्म या पंचकर्म नाम से जाना जाता है, वो फॉरेनर्स ने उसका कन्वर्ट कर दिया है. उसको बोल रहे हैं अभी डिटॉक्स. हम डिटॉक्स करेंगे सब आपके साथ. वो डिटॉक्स के कुछ मतलब हॉस्पिटल है तो हम बोलते हैं जरूर आ जाइए. डॉक्टर देशपांडे के पास सब मौजूद है, आयुर्वेद एकेडमी की टीम मौजूद है आपके तैयारी के लिए. तो जैसे पूरे मतलब बच्चों से लेकर यंगस्टर से लेकर बुढ़ापे तक, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी को भी जब भी ये दोष का प्रकोपित होना ज्यादा होता है, मतलब वात प्रकोप बहुत ज्यादा है, पित्त प्रकोप बहुत ज्यादा है, कफ प्रकोप बहुत ज्यादा है, तभी हम शोधन चिकित्सा का इस्तेमाल करते हैं. ऐसा नहीं है कि पेशेंट आया चलो उसको वमन दे दिया, पेशेंट आया चलो उसको विरेचन दे दिया. ऐसा कभी भी नहीं होता. जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन में इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि नहीं? होते हैं ना. इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन. उसी तरह ये पंचकर्म में भी इंडिकेशन होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, कॉम्प्लिकेशन भी होता है. इंडिकेशन का मतलब है हमें वमन देना है, तो किसको देना है? उसको बोलते हैं वमनार्ह. वमनार्ह मतलब जिसको वमन देना चाहिए, इंडिकेशन. फिर पतला है, दुबला है, ताकत ही नहीं है, उसको हम वमन नहीं देंगे. तो वमन नहीं देना है, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? अवमनार्ह. एक तो हो गया वमनार्ह, एक हो गया अवमनार्ह, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन. और वमन देते समय कुछ ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया तो क्या बोलते हैं? उसको व्यापद बोलते हैं. वमन व्यापद. चरक संहिता जब हम पढ़ रहे थे, उस दफा हमने जो उत्तरार्ध है उसमें चिकित्सा स्थान आता है, कल्प स्थान आता है और सिद्धि स्थान आता है. ये जो सिद्धि स्थान है, उधर पंचकर्म के प्रोसीजर्स भी दिए हुए हैं. ज्यादातर व्यापद की चर्चा की है, कॉम्प्लिकेशन की चर्चा की है. ध्यान से सुनिए. पंचकर्म करते समय मैं पहले ही दफा बता देता हूं, चाहे वो चरक ने कहा होगा या नहीं कहा होगा, 2 चीजें एडिशनल आप पेपर में लिख सकते हैं, और एग्जाम के टाइम, वाइवा के टाइम ओरली भी बता सकते हैं. 2 चीजें हैं. एक तो अभी नया नया जो एक्रीडिटेशन बोलते हैं ना, NABH, हर एक हॉस्पिटल को गवर्नमेंट की मान्यता, सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत पड़ती है. उसको बोलते हैं NABH एक्रीडिटेशन. और जब हम कॉलेज को गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता लेते हैं
तो उसको बोलते हैं NAAC, नेक एक्रीडिटेशन। कॉलेज के लिए हो गया नेक, हॉस्पिटल के लिए हो गया NABH। ये सिर्फ आयुर्वेद के नहीं, पूरे एलोपैथी, होम्योपैथी, निसर्गोपचार, प्राइवेट, गवर्नमेंट, कौन सी भी हॉस्पिटल को NABH करना जरूरी है। और ये जो NABH है ना, उसमें ये सब बातें आती है, जैसे मैंने अभी कहा रहा हूं, कंसेंट लेना। जब पेशेंट को हम बताते हैं कि भैया ऐसा ऐसा आपको बहुत ज्यादा कफ है, आपको बहुत ज्यादा अस्थमा की बीमारियां हैं, बहुत बलगम निकल रहा है, तो क्यों ना हम बलगम पूरे तरह से निकल दे और आपकी शरीर की शुद्धि कर दे। तो बोलेगा ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसे मानो वैसा कर सकते हैं। फिर ऐसे वर्बली नहीं चलेगा, मुख के द्वारा नहीं चलेगा, आपको उसको बताने पड़ेगा कि भैया इधर जो नीचे वाला है ना, ये पढ़कर उसके ऊपर आप साइन करवा दो। उसको बोलते हैं पूर्व परवानगी, कंसेंट फॉर्म। रिटर्न कंसेंट होनी ही होनी चाहिए कौन सी भी पंचकर्म करने से पहले। ये चाहे चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने, काश्यप ने नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं परीक्षा में। ये अर्वाचीन विज्ञान के द्वारा हमें पता चल गया है, NABH के द्वारा। क्या पता चल गया? कंसेंट लेना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। नहीं तो वो मेडिको लीगल केस हो सकती है। मेडिको लीगल नहीं, आपके तरफ कंज्यूमर एक्ट के द्वारा कंज्यूमर कोर्ट में ये केस हो चल सकते हैं, डॉक्टर के विरुद्ध में केस चल सकती है। और दूसरी वाली चीज है, एक कंसेंट हो गया, और दूसरी वाली जो चीज है उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक है? तो ये फिजिकल फिटनेस भी, कई दफा आपको हार्ट पेशेंट है और उसको कभी आपको पंचकर्म करना होगा, तो फिजिकल फिटनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिशियन के द्वारा आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि XYZ जो व्यक्ति पंचकर्म करवाता है उसको कोई दिक्कत नहीं है करवाने में, हमें फिजिकली वो फिट लगता है। समझ में आ रही बात? तो ये कंसेंट फॉर्म का महत्व ज्यादा है इन दिनों में। दूसरी बात है कि इसकी तुलना या पंचकर्म की तुलना मॉडर्न के सर्जरी के साथ कर सकते हैं, अलग तरीके से। घबराइए मत, इधर कोई सर्जरी वगैरह नहीं होता, पंचकर्म में सर्जरी नहीं। गलत मत समझिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, गलतफहमी नहीं। मैं बता रहा हूं कि सर्जरी में क्या होता है, प्री ऑपरेटिव होता है, बराबर है ना, सर्जरी होती है, और पोस्ट ऑपरेटिव होता है। ठीक है ना, ये 3 स्टेप्स। टॉन्सिलाइटिस है, अपेंडिसाइटिस है, हर्निया है, जो भी ऑपरेशन करना है तो क्या करते हैं हम? प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव। उसी तरह सिर्फ ये साधर्म्य है, पंचकर्म में पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, ये 3 स्टेप्स होनी ही होनी है, होनी ही होनी है। चाहे वो आप बच्चे में करो पंचकर्म, बड़े व्यक्ति में करो, वृद्धावस्था में करो, स्त्री में करो, पुरुष में करो, ये 3 स्टेप्स होनी ही होनी है, जो बोलते हैं कि पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। प्रधान कर्म तो 5 कर्म आप जानते हैं। जब ज्यादा कफ बढ़ जाता है तो थेराप्यूटिक वोमिटिंग, उल्टी द्वारा हम कफ निकाल देते हैं प्राधान्य रूप से। कभी कभार उसके साथ पित्त के लिए भी वमन करवा सकते हैं हम। तो वमन, उल्टी के द्वारा दोष निकालना, थेराप्यूटिक वोमिटिंग बोलते हैं। विरेचन जो है, थेराप्यूटिक परगेशन, जुलाब के द्वारा, लूज मोशंस के द्वारा पित्त को प्रधान रूप से निकालते हैं, कभी कभार कफ को भी निकालते हैं। कफ के लिए वमन लिख दीजिए आप, पित्त के लिए विरेचन, वात के लिए बस्ती, मेडिकेटेड एनिमा, बस्ती, मेडिकेटेड एनिमा, पर रेक्टल कैथेटर के द्वारा हम कुछ तेल या काढ़ा देते हैं, एनस के द्वारा, एनल ओपनिंग के द्वारा। समझ रहे हैं? बस्ती हो गया, वात के लिए बस्ती। रक्त मोक्षण, जब रक्त दूषित हो जाता है, स्किन डिसीजेस हो जाते हैं, अर्टिकेरिया हो जाता है, तो रक्त मोक्षण का मतलब ब्लड लेटिंग करवाते हैं। उसके 2 प्रमुख भेद होते हैं, एक तो वेन के द्वारा खून निकाला जा सकता है, वेनु सेक्शन बोलते हैं, वेनु पंक्चर बोलते हैं, और दूसरा होता है लीचेस लगाना, जलवा लगाना, जलऊ का वचारण,
जलऊ का अवचारण, ये बच्चों में जो घबरा जाते हैं, उन लोगों में, स्त्रियों में, वृद्धावस्था में ब्लड निकालते समय वेन के बजाय जलऊ का उच्चारण किया जाता है। और आखिर वाला पांचवा है नस्य। नस्य का मतलब है नाक में दवाई डालना, औषधि तेल डालना, औषधि घी डालना, और कुछ चीजें हम डाल सकते, पाउडर भी डाल सकते, बच्चे में नहीं, बच्चे में नहीं। नस्य, नस्य नेजल ड्रॉप्स। ऊर्ध्वजत्रु विकारेषु विशेषात् नस्यम इष्यते। ऊर्ध्वजत्रु विकारेषु विशेषात् नस्यम इष्यते। जत्रु का मतलब लिखिए, लिखिए आप, जत्रु क्लेविकल, क्लेविकल को जत्रु बोलते हैं। तो जत्रु के ऊपर वाला हिस्सा क्या क्या आते हैं यहां पर? ईयर आएंगे, नोज आता है, थ्रोट आता है, क्या हो गया? ई एन टी, ई एन टी, ईयर नोज थ्रोट। क्या देंगे? नस्य देंगे। आंख देखिए, आंख क्या है? ऑफ्थेल्मोलॉजी, आंख की बीमारी में क्या देंगे? नस्य देंगे। सिर है, सिर, हेड, हेड की तकलीफ में क्या देंगे? नस्य देंगे। यहां क्या है? ब्रेन, ब्रेन के प्रॉब्लम्स हैं, अल्जाइमर डिसीज है, डेमेंशिया है, पार्किंसोनिज्म है, मोटर न्यूरॉन डिसीज है, पैरालिसिस है, ये सब है ना ब्रेन वाली बीमारियां। क्या देंगे? नस्य देंगे। यहां पर और क्या है? माइंड है, मन, हमारा मन तो यहां ही है, कंट्रोल। मन की बीमारियां हैं, उन्माद है, क्या देंगे? नस्य देंगे। ऐसा बोलना चाहिए। ऐसे म्यूजिकल बोलेंगे ना तो ये ध्यान में रखने का बहुत फायदा हो जाएगा। तो 5 कर्म मैंने आपको बता दिए हैं। वमन, कफ, विरेचना, पित्त, बस्ती, वात, रक्त मोक्षण, रक्त, नस्य, ऊर्ध्वजत्रुविकारेषु, ईएनटी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ब्रेन, हेड। ठीक ठाक हो गया? अभी पूर्व कर्म का शब्द लिख दीजिए। पूर्व कर्म का होता है स्नेहन और स्वेदन। लिखिए, लिखिए, स्नेहन, ऑयल, ऑयल, ऑयल या घी, फैटी सब्सटेंसेस। स्नेहन का अर्थ होता है फैटी सब्सटेंसेस, जिसमें ज्यादातर ऑयल, तेल और घी आ जाता है, घृत, तेल और घृत का समावेश हम लुब्रिकेशन के लिए करते हैं। पूरी स्निग्धता आनी चाहिए। तो स्निग्धता, ये डैमेज हो सकता है ना वमन विरेचन के साथ, थोड़ा इरिटेशन होता है, वो इरिटेशन कम करने के लिए स्नेहन चाहिए। स्नेहन, स्नेहन पूर्व कर्म है। ये 2 तरह का होता है, एक पीने के लिए दे सकते हैं और एक बाहर मसाज कर सकते हैं, ऑयल मसाज। अभ्यंग, स्नेहन 2 तरीके से देते हैं, एक पेट में अभ्यंतर, एक बाह्य। ये सब लिखना है आपको। जब पंचकर्मा प्रोसीजर्स इन चिल्ड्रन आ जाएगी 15 मार्क के लिए, जो जो मैं अभी 1 घंटे में बोलूंगा, जितना लिख सकते हैं उतना लिखने की कोशिश कीजिए। याद करके जो भी डॉक्टर ने बताया है, देशपांडे सर ने, लिखते जाइए, लिखते जाइए, मिल जाएंगे मार्क्स आपको। 13, 14 आउट ऑफ 15 मिल जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो पूर्व कर्म कह रहे थे देशपांडे सर, स्नेहन की बात कर रहे थे। तेल पिलाना, घी पिलाना, औषधि घृत हो सकता है, यहां पर नाम आ जाएंगे। ये तो हम कंप्लीट करने वाले हैं, डरो मत। फिर जो मैं अभी कह रहा हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्नेहन से हो जाता है लुब्रिकेशन, स्निग्धता आ जाती है। और स्वेदन होता है, स्वेदन का मतलब होता है सेक देना, फोमेंटेशन, गर्मा गर्म। गरम थैली से सेकना, गरम लैंप से सेकना, नाड़ी स्वेद से स्टीम, स्टीम देना। स्टीम, स्टीम होती है ना, पानी की वाफ होती है, काढ़े की वाफ होती है। तो नाड़ी स्वेद के द्वारा, ट्यूब के द्वारा हम फोमेंट करेंगे। और क्या होता है? या ऐसे क्यों कर रहे सर, या हाथ क्यों हिला रहे? जिसको पता है ना नाड़ी स्वेद क्या है, उसको अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। जिसको पता नहीं, गूगल में जाकर इमेजेस देखिए, नाड़ी स्वेद क्या हो जाता है। कुकर को, प्रेशर कुकर की सीटी निकाल के हम रबरी ट्यूब डाल देते हैं, प्रेशर कुकर में काढ़ा डालते हैं और ऐसा ट्यूब के द्वारा वो स्टीम पीठ पर देते हैं,
नेक पर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नाड़ी स्वेद। स्वेदन का मतलब गर्मा गर्म, फोमेंटेशन। कई कबार बैठे बैठे हम स्वेदन पेटी में उसको डाल देते हैं। एक बॉक्स रहती है फोमेंट करने के लिए, बैठकर भी कर सकते हैं, लेटकर भी कर सकते हैं। बैठकर लेटकर स्वेदन पेटी में काम करना, ये स्वेदन है, ये पूर्व कर्म है। स्नेहन स्वेदन से एक इंपॉर्टेंट चीज लिख दीजिए। हमें क्या करना है? कफ जो है ना, विकृत कफ वमन करवाना है, तो सिर्फ यहां गले में चिपका हुआ हमारी फेफड़े में जो कफ है वो सिर्फ नहीं निकालना है, पूरे शरीर में जहां जहां जो विकृत कफ चिपका हुआ है उसको निकाल कर हम ये पेट में लाएंगे, आमाशय में लाएंगे, और ये स्टमक में लाकर उल्टी द्वारा बाहर निकाल देंगे। समझ रहे हो बात? तो पूरे शरीर का कफ खींच कर लाना है, खींच कर लाना है। कौन करेगा? पूर्व कर्म करेगा। पूरे शरीर का पित्त खींच कर लाना है, खींच कर लाना है आंत्रों में, और गुद के द्वारा विरेचन करवाना है। पूरे शरीर के विकृत पित्त जो चिपका हुआ है उसको खींचकर कौन लाएगा? पूर्व कर्म के स्नेहन स्वेदन उपचार ये काम करते हैं। पूरे शरीर के विकृत दोष को कोष्ठ में लाना। पूरे शरीर में चिपके हुए दोष को शाखा मार्ग कहते हैं। यह आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है भैया, कोई घबराने टेंशन लेने की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो मिलना चाहिए। शाखा मार्ग से लेकर कोष्ठ मार्ग में, मतलब एब्डोमेन में उनको लाना है, उधर से गेट आउट करना है। क्या सर? यस यस, गेट आउट करना है। ऊपर से कफ को गेट आउट, नीचे से पित्त को गेट आउट। ये नहीं लिखा इधर, ये नहीं लिखा है। ये पढ़ाने की स्टाइल है भैया देश पांडे सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म बता दिया मैंने। अभी सर ये पश्चात कर्म भी बता दीजिए। पश्चात कर्म का मतलब पोस्ट ऑपरेटिव। वमन देने के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन क्या करना, कैसे करना, क्या खाना, क्या पीना, कहां बैठना, कहां चलना, ये जो चीजें है ना, वमन देने के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें सप्ताह में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, खान पान कैसे रखेंगे, जीवन शैली कैसे रखेंगे, उसको बोलते हैं पश्चात कर्म। क्या बोलते हैं? पश्चात कर्म, पोस्ट ऑपरेटिव। तो क्या जरूरत है? अरे क्या जरूरत है, बाद में देखेंगे, पश्चाताप हो जाएगा आपको, रिपेंट हो जाएगा, अरे क्यों नहीं हमने फॉलो किया, ऐसे करके कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। क्या करते हैं हम? जो पश्चात कर्म में एक महत्वपूर्ण शब्द कृपा करके लिख दीजिए आप। ये डाइट का एडवाइस मैं कह रहा हूं, डाइट। क्या शब्द मालूम है आपको? संसर्जन क्रम, संसर्जन क्रम, संसर्जन क्रम। कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ सकता हूं। ये पश्चात कर्म है, मतलब लघु अन्न से लेकर नॉर्मल डाइट तक उसको लेके जाना, उसको बोलते हैं संसर्जन क्रम। ये कराना ही पड़ता है। उसके बाद लाइफस्टाइल में हम बता देते हैं कि भैया जोर से मत बोलना, ज्यादा फिजिकल मेंटल स्ट्रेस न लेना, एयर कंडीशन में न बैठना, ये सब चीजें जो बता देते हैं ना, उसको बोलते हैं पश्चात कर्म का सलाह मशवरा। तो पंचकर्म करवाना है भैया, तो ये सब चीजें आपको समझ में आने की जरूरत है। अभी हम बच्चे के लिए देखते हैं कि क्या क्या करते हैं। इसमें से ही सब बातें, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा बच्चे के हिसाब से कुछ उसमें बदल थोड़ा थोड़ा होता है। देखते क्या क्या कर, देखते पहले एक एक करके मैं मार्क करने की कोशिश करता हूँ। मेरे को पता नहीं अभी मार्क हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक थोड़ा सा ट्राई कर देंगे, देखते हैं क्या ट्राई कर सकते हैं। कि ये देखिए यहाँ पर मैं आ गया, नहीं हो सकता है, मार्किंग नहीं हो रही मेरे प्यारे दोस्तों, कोई बात नहीं। ये देखिए, बालकों में पंचकर्म चिकित्सा, मराठी मत पढ़िए, मैं जो बता रहा हूं आपको उसके ऊपर कान से ध्यान दीजिए। पूर्व कर्म यहां देखिए, स्नेहम अग्रे प्रयुंजित, वमन विरेचना बस्ती रक्त मोक्ष नस्य करने से पहले स्नेहम कर रहे, स्नेहन करना चाहिए। उसके बाद
स्वेदम अनंतरम, स्नेहन और स्वेदन को मिलाकर पूर्व कर्म कहते हैं, जिसके द्वारा दोष, विकृत दोष जो हैं वो शाखा मार्ग से कोष्ठ में लाए जाते हैं। स्नेह स्वेदोपपन्नस्य संशोधनम, उसके बाद ये संशोधन करना है, मतलब पंचकर्म करना है। सर्वप्रथम, प्रथमतः फर्स्ट टाइम यू हैव टू डू द स्नेहन, उसके बाद यू हैव टू डू द स्वेदन, एंड देन यू हैव टू डू आल्सो दीपन पाचन। In the Purva Karma, there is one more. Internally, you can give Deepana Pachana Dravya if there is at all ama. You have to remove that ama by Deepana Pachana. Sir, what is Deepana Pachana? Appetizer, Deepana, Agni Vardhana, and Pachana, carminative, आम पाचन। आम का पचन करने वाले जो द्रव्य होते हैं, जैसे कि सिंपल है त्रिकटु, लिख दीजिए, त्रिकटु चूर्ण दे सकते हैं हम, उसको क्या बोलेंगे? दीपन पाचन। वो दोनों कार्य होता है त्रिकटु के द्वारा। ठीक है, ये देखिए यहां पर एक लिखा अभी, हाँ थोड़ा सा मैं यहां पर आपको सावधान कर देता हूं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों ना, ये बच्चों में जो पंचकर्म करवाना है ना, उसके लिए थोड़े बहुत हमारे पुराने शास्त्रज्ञ थे, ये जो ऋषि मुनि थे, उनमें थोड़ा थोड़ा यहां वहां प्लस माइनस विचारों में अंतर है। उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, चरक, सुश्रुत, कश्यप, जो भी है, शारंगधर, ये अलग अलग ग्रंथकार है, अलग अलग ऋषि मुनि है। उनके विचारों में पूरा उल्टा पुल्टा नहीं है, फिर थोड़ा थोड़ा आपको फर्क दिखेगा, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो मत आपको याद होगा वो आप लिखते जाइए। प्रैक्टिस में ये ऐसे नहीं बता सकता मैं, प्रैक्टिस में हम खुद कर, जब बच्चे को देखते हैं, हमारे आयुर्वेद एकेडमी में पेडियाट्रिशियन है, और उनके हिसाब से वो बुद्धि लगाकर अपना अपना डिसीजन लेते हैं। ऑफ कोर्स जो प्रिंसिपल जो बताएं सिद्धांत आयुर्वेद के, वो तो फॉलो किए जाते हैं। फिर ऐसा मैं चरक के हिसाब से करूंगा, मैं सिर्फ सुश्रुत के हिसाब से करूंगा, ऐसा नहीं होता। तो ये बात ध्यान में रखिए, यहां थोड़ा सा मतांतर दिख सकता है। ऋषि मुनि, चरक, आप नाम लिख सकते हैं परीक्षा में, वाग्भट, सुश्रुत, शारंगधरा, योग रत्नाकर, काश्यप, उनमें थोड़ा थोड़ा जो मत परिवर्तन है, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए। देखिए यहां पर काश्यप संहिता सूत्रस्थान, ये कृपा करके थोड़े थोड़े रेफरेंस लिखते जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। पहला ये ऊपर वाला भी लिखिए आप, चरक सूत्रस्थान। ओनली चैप्टर नंबर लिखिए मेरे प्यारे दोस्त, श्लोक नंबर की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। चरक सूत्रस्थान चैप्टर 13 में स्नेहन स्वेदन की बात है। काश्यप संहिता सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 22, इसमें क्या बताया गया है? देखिए क्या लिखते हैं काश्यप, क्या लिखते हैं देखिए। गर्भिणी जो है, प्रेग्नेंट लेडी, उनको स्नेहन नहीं करना है। ये मेरे को तो हम नहीं मानते, हम बाह्यता तो थोड़ा अभ्यंग करवाते हैं। मैं आपके मन में कंफ्यूजन पैदा नहीं कराना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू मेक कंफ्यूजन इन यूर माइंड। तो सिर्फ मैं अभी इस पीरियड में क्या करूंगा, इस लेक्चर में, इस वीडियो में क्या करूंगा, जो भी ग्रंथकार, हमारे ऋषि मुनि, हमारे साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं, वो आपको मैं बता दूंगा। प्रत्यक्षतः डॉक्टर देशपांडे क्या करते हैं, मेरे पेडियाट्रिशियन क्या करते हैं, वो बात अलग के एक आधा लेक्चर में हम वीडियो बनाएंगे इंटरव्यू के द्वारा। अभी तो उसके ऊपर मैं बता दिया, चालू कर दिया, तो आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। काश्यप लिखते हैं गर्भिणी में और क्षीरप, तीन अवस्था बताया ना सुश्रुत ने, क्षीराद, क्षीरान्नाद और अन्नाद। अप टू द 6 month to 1 year, milk, breast milk is a predominant. From 1 to 2 year, food, mammam, as well as the 6 month exclusively breast milk. From 6 month to 1 year, there may be food and this together. Then external milk also up to the 2 years. And after 2 years, the importance of milk is there, but little bit on the lower side. Another protein, carbohydrate, fats, they are on the top after the year of 2. So क्षीराद अवस्था breast milk, क्षीरान्नाद अवस्था external milk plus food, and अन्नाद अवस्था after 2 years. तो ये लिखते हैं काश्यप कि जो बच्चे हैं, 6 महीने के बालक है, उनको स्नेहन नहीं देना। मतलब इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि स्नेहन देने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि वो ब्रेस्ट मिल्क में एडिक्वेट फैट होता है। ये देखिए, अब ये शारंगधर संहिता, कृपा करके लिख दीजिए रेफरेंस, रेफरेंसेस आर इंपॉर्टेंट। शारंगधर संहिता पूर्व खंड, शारंगधर संहिता पूर्व खंड चैप्टर 6। यहां वो लिखते हैं कि कई उपचार जो है बच्चों के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक फायदेमंद है। और उसे कौन से कर सकते हैं बच्चों के लिए? एक तो अंजन, ये तो डायरेक्ट पंचकर्म नहीं है, ये क्या बोलते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। अंजन, आंख में कुछ डालना, काजल डालना। उसके बाद पूरे शरीर के ऊपर कुछ ड्राई पाउडर का मसाज करना, उद्वर्तन बोलते हैं। अभ्यंग, आप तो जानते हैं ऑयल मसाज है। वमना, थोड़ी सी उल्टी का जैसा औषध देना। प्रतिमर्शनस्य, बहुत 2 ड्रॉप्स, वेरी स्मॉल डोज ऑफ नेजल ड्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड एज प्रतिमर्शनस्य। वेरी वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ नस्य, ओनली 2 ड्रॉप्स, प्रतिमर्शनस्य। समझ में आएगी बात? तो ये शारंगधर जो ग्रंथकार थे, उन्होंने लिखा कि जन्म से लेकर ये सब ट्रीटमेंट हम करवा सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि बालकों में ये जो स्नेहन करना है, हमें अभ्यंतर करना हो या बाहर करना हो, उसका प्रमाण कितना होना चाहिए। तो ये काश्यप संहिता सूत्र स्थान का रेफरेंस है। काश्यप संहिता सूत्र स्थान में लिखते हैं कि बालक जो है, बच्चे, उनके लिए स्नेह की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। स्नेहन की मात्रा ह्रस्व मात्रा होनी चाहिए। ह्रस्व मात्रा का मतलब होता है मिनिमम डोज ऑफ द आई एम सॉरी, just kindly excuse, I will take the pause. Okay, so I was telling that बच्चों में जो डोज देना है वो स्नेह द्रव्य का बहुत कम मात्रा में देना पड़ेगा। सुश्रुत के अनुसार जो स्नेहन के प्रयोग बताए हैं वो इस प्रकार हैं। पहले सुश्रुत कहता है, सुश्रुत चिकित्सा स्थान में, कि हम बाह्यतः भी ऑयल वगैरह लगा सकते हैं और पेट में घी दे सकते हैं। जैसे कि उसको बोलते हैं बाह्य स्नेह और अभ्यंतर स्नेह। ये 2 शब्द आप लिख के रखिए। बाह्य स्नेह का मतलब अभ्यंग हो गया, मसाज है। संवाहन, थोड़ा सा रगड़ कर मसाज कर सकते हैं। मूर्ध तेल, यहां पर शीर के ऊपर जो ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है वो 4 प्रकार का होता है, उसको बोलते हैं मूर्ध तेल। मूर्ध का मतलब होता है सिर। सिर के ऊपर एक तो मसाज कर सकते हैं, उसके बाद उसके ऊपर पीछू रख सकते हैं, उसके बाद शिरोबस्ती कर सकते हैं या शिरोधारा कर सकते हैं। तो मूर्ध तेल के 4 प्रकार होते हैं। सिर पर तेल लगाना, एक अभ्यंग के द्वारा। दूसरा क्या बताया मैंने आपको, उसके ऊपर तेल का स्वाप रखना। तीसरा शिरोधारा और शिरोबस्ती, ये 4 प्रकार हो गए। उसके बाद गंडुश, ये देखिए, इसके लिए भी हम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल तेल का। ये बहुत अच्छा होता है बड़ों के लिए। सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिविटी जो होते हैं ना, ठंड लगने से बिल्कुल पेन होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये गंडुश। कर्णपूरण, कान में डाल सकते हैं। अक्षि तर्पण, नेत्र के ऊपर भी कुछ ऐसे डाव के वेल बनाकर उसमें हम ऑयल त्रिफला घृत डाल सकते हैं। परिषेक, कहां पर धारा लगा सकते हैं तेल की, और पीछू रख सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने बता दिया। अभ्यंतर स्नेहपान करना है, अंदर देना है, तो भोजन के साथ दे सकते हैं। उसके साथ साथ पीने के लिए, नस्य के लिए अंदर डालते हैं ना, म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा। और बस्ती मतलब अनुवासन जो बस्ती है उसके द्वारा भी ये दे सकते हैं। अभ्यंतर स्नेहपान जब किया जाता है तो क्या होता है कि जो व्यक्ति स्नेहपान के बाद पथ्य पालन के लिए जो भी उसके रिक्विजिट्स होते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, जो वो नहीं कर सकते, 3 दिन स्नेहन किया और बाद में उनको बोला कि आपको बाहर नहीं जाना है, घूमना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये जो लोग नहीं कर सकते, बच्चे नहीं कर सकेंगे ना, तो उनके लिए इंस्टेंट इंस्टेंट स्नेहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सद्य स्नेहन, तत्काल उसका परिणाम आ जाएगा। तो ये तत्काल स्नेह प्रयोग जो है उसको बोलते हैं सद्य स्नेह योग। इसके लिए ज्यादातर ये देखिए, दुग्ध और घृत ये मिक्स करके हम बच्चों के लिए दे सकते हैं। घी और दूध एक साथ जो बच्चों को दिया जाता है उसको बोलते हैं सद्य स्नेह। कई कबार और थोड़ा बच्चा बड़ा है, मतलब 3 साल के बच्चे का मतलब ऐसा मत समझो आप कि नया नया जो इन्फेंट है या बेबी है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद का जो बालकों के बारे में विचार है वो जन्म से लेकर
अप टू द एज ऑफ 16 ईयर्स। कृपा करके लिखिए 16। तो ये सब बच्चों के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, न कि 1 साल के बच्चे के लिए, सिर्फ 2 साल बच्चे के लिए नहीं। नहीं, हम ये जो पंचकर्म की बात कर रहे हैं वो जन्म से लेकर अप टू द एज ऑफ 16। लिखिए 16। चाहे वो बच्चा 5 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो, उसके लिए भी ये बात चल रही है। तो इसके लिए यहां पर लिखा है कि दधी, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, उसके लिए हम जैगरी एंड कर्ड भी दे सकते हैं स्नेहन के लिए। बालकों के लिए जो सिद्ध घृत है उनके नाम यहां पर मौजूद है। एक है संवर्धन घृत, ये काश्यप संहिता में लेहाध्याय, चाटन बोलते हैं ना, लेहन कर्म में आया है संवर्धन घृत, बच्चों की न्यूट्रिशन कराने के लिए। दूसरा है अभय घृत, इसका भी संदर्भ काश्यप संहिता में लेहाध्याय में आया है, अभय घृत। यहां देखिए ये कल्याणक घृत है। क्या सा है कल्याणक घृत? ये फक्क व्याधि में, फक्क का मतलब होता है रिकेट्स, जब हड्डियां बहुत कमजोर होती है उनके लिए पेट में कल्याणक घृत दे जा सकते हैं एट द एज ऑफ 5, 6, 7 ईयर्स। अश्वगंधा घृत, इसका संदर्भ भैषज रत्नावली बाल रोग चिकित्सा में उसका संदर्भ आया है, अश्वगंधा घृत ताकत बढ़ाने के लिए। कुमार कल्याणक घृत, ये सब नाम आपको परीक्षा में लिखने पड़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। भैषज रत्नावली, ये देखिए बाल रोग चिकित्सा, बारोची बाल रोग चिकित्सा। पंचगव्य घृत का संदर्भ चरक चिकित्सा स्थन में आया है। अष्टांग घृत, ये अष्टांग हृदय ग्रंथ में ही इसका उल्लेख आया है। शिशु कल्याणक घृत अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र। ब्राह्मी घृत अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र। शोधन घृत अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र। और अष्टमंगल घृत योग रत्नाकर बाल रोग चिकित्सा में ये रेफरेंस आया है। आगे चलते हैं। बाह्य जब हमको मसाज करना है तो उसके लिए कौन से तेल बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं? शतावरी से बना हुआ नारायण तेल और महानारायण तेल, इसका शारंगधर संहिता मध्यखंड में उल्लेख है। महानारायण तेल का चक्रदत्त ने वात व्याधि में उल्लेख किया है। जब भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है, मसल ग्रोथ अच्छी नहीं है, बच्चे चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो हम महानारायण तेल का मसाज करेंगे। महामाश तेल चक्रदत्त ने वात व्याधि में बताया है। बला तेल शारंगधर संहिता मध्यम खंड में आया है। माश मतलब उड़द, ब्लैक ग्राम, शारंगधर संहिता मध्य खंड। लाक्षादि तेल हड्डियों को बहुत ताकतवर बनाता है, फ्रैक्चर्स में लगाते हैं, ये अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र में है। राज तेल कश्यप संहिता चिकित्सा, फक व्याधि की जो चिकित्सा है उधर ये राज तेल का उल्लेख आया है। चंदन बला लाक्षादि तेल, इसमें 3 घटक द्रव्य प्रमुख है। एक चंदन है, सैंडलवुड, बला सीडा कॉर्डिफोलिया और लाक्षा। अभी स्वेदन विधि की बात करते हैं। स्वेदन विधि जब करते हैं कृष बच्चे को या मध्यम बल जिसका है उस बालकों में अवस्था मतलब रोग व्याधि की अवस्था देखनी चाहिए और वो जो बच्चा है उसका भी ताकत देखनी चाहिए। उसके अनुसार मृदु स्वेदन हम कर सकते हैं, मतलब माइल्ड टू मॉडरेट स्वेदन इज एक्सपेक्टेड। स्पेशली जब हम बच्चों को स्वेदन देते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन, वो स्टाफ जो होता है, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, उनका बहुत ही अटेंशन होने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा इमीडिएट रिएक्ट नहीं कर सकेगा। उसको ज्यादा धूप लग गई, हीट लग गई तो कभी कभार अनकॉन्शियस बेशुद्धावस्था भी आ सकती है, भ्रम हो सकता है, फेंटिंग अटैक आ सकता है, डिहाइड्रेशन होता है। ये सब पॉसिबिलिटी जो है शक्यता देखकर स्वेदन करते समय सावधान, ऐसा आप एग्जाम में लिख सकते हैं, स्वेदन की तरफ सावधान। मतलब ये ज्यादातर जब ठंड बाहर ज्यादा है तो उस टाइम स्वेदन करना अच्छा है। व्याधि और शरीर इनके ऊपर भी ध्यान रखने की जरूरत है। जन्म से लेकर ये जो चिकित्सक हैं तो यथाकाल मतलब प्रॉपर टाइम पर रोग और शारीरिक बल, व्याधि का बल कितना है और वो बच्चे का फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है देखकर 8 प्रकार के स्वेदन बताए गए हैं। कृपा करके लिखिए नंबर 8, 8 प्रकार के स्वेदन। इसके नाम काश्यप संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 23 देखिए। हस्त स्वेद, प्रदेह स्वेद, नाड़ी स्वेद, संकर स्वेद, उपनाह का मतलब पोटिस, लिखिए आप पोटिस, POULTICE, पोटिस लगाते हैं।
जब सूजन आ जाती है कभी कभार तो उपनाह स्वेद है। अवगाह का मतलब लिखिए लिखिए, टब बाथ, अवगाह टब बाथ, टब TUB टब, टब में पानी लेना, गरम गरम पानी, और उसमें थोड़ा से सेक देना बच्चों को, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसका इस्तेमाल, ये प्रस्तर स्वेद है और परिषेक। परिषेक का मतलब पोरिंग ऑफ द ऑयल, पोरिंग ऑफ द हॉट वाटर, ल्यूकवार्म वाटर, पोरिंग, परिषेक स्वेद बोलते हैं। हस्त स्वेद प्रयोग, ये जब बच्चा 4 महीने का है तो उसको जन्म के बाद कभी कभार धुरी दी जाती है, मतलब जो अच्छे अच्छे वनस्पतियां हैं उनको मतलब बर्न करके जो फ्यूम्स आते हैं उसके द्वारा रक्षोघ्न चिकित्सा की जाती है, एंटी इन्फेक्टिव, कृमिघ्न बोलते हैं, ये धूप चिकित्सा बुला दिया जाता है। उसके धूप के द्वारा जो उष्मा पैदा होता है उसका इस्तेमाल ये बच्चों के लिए एंटी इन्फेक्टिव, एंटीसेप्टिक नाते से किया जाता है। उसके साथ साथ कई कबार जब पेट में ज्यादा दर्द होता है, कहीं भी ज्यादा दर्द, कान में दर्द हो रहा है, तो ऐसे हम जो माता भगिनी है, उसके पिताजी हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, वो ऐसे हाथ गर्म करके उधर सेक दे सकते, उसको बोलते हैं हस्तस्वेद। क्या बोलेंगे? हस्तस्वेद। ये देखिए प्रदेह स्वेद जो है वो ज्यादातर अभिषंद व्याधि, इंफ्लेमेटरी प्रोसेस, शरीर में जब शोथ उत्पन्न हो जाता है तो प्रदेह स्वेद किया जाता है। संकर का मतलब होता है, यहां पर देखिए आप कि कौन सी ऐसी जो हिट कंडक्टर्स जो होते हैं ना, जैसे कि ये लोह शलाका है, तो लोह शलाका गर्म करके कहां भी ज्यादा दर्द, या सुवर्ण शलाका, बच्चों में ज्यादातर मैं खुद या हमारी जो टीम है वो सुवर्ण शलाका इस्तेमाल करते हैं। जब ज्यादा पेन होता है कहीं पर, पीठ पर है या कहीं पर, तो गोल्ड जो वायर होती है वो गर्म करके उसका एक दाग दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं सुवर्ण शलाका। ध्यान से देखिए, तो ये संकर स्वेद जैसा होता है। आगे चलते हैं, उसको बोलते हैं वमन। तो ये शारंगर संहिता में उन्होंने दिया है कि जो सुकुमार है, डेलिकेट प्रकृति जिनकी है, जिनका वेट कम है, जो बच्चे हैं, जो वृद्ध व्यक्ति है, उनको मिल्क, दूध, तक्र, बटर मिल्क या दही, कर्ड, इसका आकंठ पान करवाना है। मतलब ये दूध इतना उसको पिलाना है, आकंठ, सैचुरेटेड, जब तक वो उल्टी तरह से उसको महसूस न हो। ज्यादातर ये थोड़ा उम्र ज्यादा होने से के बाद ही करना अच्छा रहेगा। ये 6, 7, 8 से आगे जब बच्चा जाता है तो ही मैं भी इसी तरह वमन करवाता हूँ। अभी जो बच्चों में जन्म के बाद तुरंत जो घी और शहद का चाटन दिया जाता है, थोड़ा सा जो सिक्रीशन है वो निकल जाता है, वो थोड़ा सा मामूली से, वो कॉम्प्रोमाइज्ड वमन कह सकते हैं। वो नेचुरल तरीके का वमन नहीं किया हुआ है, इंस्टेंट वमन की तरफ वो मध, शहद और घृत का चाटन जन्म के बाद तुरंत दिया जाता है, टू रिमूव द सिक्रीशंस फ्रॉम द थ्रोट एंड द नोज। ओके, ये जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आकंठ पान। आकंठ का पान मतलब जब तक वो बच्चा बोलेगा कि नहीं बस 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 मेरे को उल्टी जैसा लग रहा है, तब तक उसको पिलाना। सब नहीं पिलाना, आइदर यू कैन गिव द मिल्क, you can give the buttermilk takra, or you can give the curd with the water mixed together. Okay, आगे चलते हैं। ये देखिए यहां पर अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में कुछ लिखा है कि बालक में क्या हो जाता है, वो डेलिकेट होता है, सुकुमार, अल्प शरीर बल होता है उसका, बच्चे का। हाँ, और इन्होंने पहले ज्यादा फूड वगैरह नहीं लिया है, तो इसके लिए ये ज्यादातर उनको घी दे सकते हैं या शहद दे सकते हैं। इसीलिए वो बच्चों में ऐसे कोई ज्यादा रूखापन सूखापन नहीं है, पेट में ज्यादा वात प्रकोपित नहीं है, तो उनको एक सौम्य वमन से ही काम बन जाता है। ऐसा नहीं है कि उन बच्चे को बड़ों जैसा, बच्चों को बड़े जैसा तीक्ष्ण वमन देने की जरूरत नहीं है, ऐसा वाग्भट का कहना है। वाग्भट कहता है कि बच्चों को सौम्य वमन दीजिए, बच्चों को सौम्य वमन दीजिए, वाग्भट। कितने धीरे से मैं कह रहा हूं ना। अभी आगे चलते हैं, अष्टांग हृदय में आगे लिखा है कि जो ब्रेस्ट मिल्क पर है, या जो मिल्क और राइस मतलब खाने की शुरुआत की है, उनको क्या कर सकते हैं, उनको ब्रेस्ट मिल्क जितना दे सकते हैं उसकी पूरी क्षमता के अनुसार उसको दे दीजिए। और उसके बाद वो बच्चों को घी जो है उसमें थोड़ी सी कनेरी बोलते हैं, तो ऐसा कुछ सूप जैसा बनाकर, दाल का कुछ कॉथ जैसा बनाकर, या क्या बोलते हैं ना, कनेरी, ऐसे बनाकर उसको पेश देने के बाद वो वमन हो सकता है।
आगे चलते हैं, विरेचन विधि की बात करते हैं। अष्टांग हृदय कल्पस्थान में इसकी चर्चा की है कि बाल हो या वृद्ध हो, बच्चे हो या सीनियर सिटीजन हो, उनके लिए आरगवध एक बेहतरीन दवा है। कृपा करके लिख दीजिए, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आरगवध का मतलब होता है बहावा। बहावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आरगवध या बहावा हम दे सकते हैं विरेचन के लिए। ये बिल्कुल सॉफ्ट है, उसके कोई तीक्ष्णता नहीं उसमें, और इसके द्वारा बहावा देने के बाद, बहावा का मतलब ही आरगवध है, दोनों समान शब्द है। बारक बहावा या आरगवध आप दे सकते हैं बच्चों के लिए या वृद्ध व्यक्ति के लिए। दाह और उदावर्त, बर्निंग सेंसेशन जिसमें ज्यादा है, वात वात की प्रतिलोम गति जहां पर हो गई है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रहे, 4 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के साल उम्र तक, फ्रॉम द 4th ईयर अप टू द 12th ईयर, आप ये आरगवध मगज जो है, पल्प बोलते हैं, फ्रूट के अंदर का जो भाग होता है उसको बोलते हैं आरगवध या बहावा मगज। वो मनुका काढ़ा, मनुका का मतलब होता है रेसिन, लिख दीजिए RAISINS, ब्लैक रेसिन। तो ये ब्लैक रेसिन का काढ़ा बनाकर उसके साथ ये बहावा का मगज मिक्स करके दे सकते, चम्मच चम्मच करके, उसके टट्टी अच्छी हो जाएगी, विरेचन हो जाएगा, शरीर की शुद्धि हो जाएगी, शरीर का दाह कम हो जाएगा। फक्क रोगी जो होते हैं ना, मतलब रिकेट्स जिस बच्चे को हो गया है, उनके लिए पहले थोड़ा सा कल्याणक घृत पेट में देना चाहिए, या षटपल घृत दे सकते हैं, अथवा अमृत घृत देकर स्नेहपान करवाते हैं। और 7 दिन के स्नेहपान के पश्चात, 7 दिन के स्नेहपान के पश्चात त्रिवृत क्षीर, निशोत्तर बोलते हैं ना, त्रिवृत लेह मार्केट में उपलब्ध है। तो ये त्रिवृत लेह आधा या 1 चम्मच वो बच्चे को दिया जाता है, उसके द्वारा विरेचन चिकित्सा हो सकती है। जिस बालकों में विरेचन देना है उनके लिए आप बस्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको मर्श नस्य देना है उनके लिए थोड़ा सा एक स्टेप पहले आना चाहिए, प्रतिमर्श नस्य भी करवा सकते हैं। ये बस्ती जो है ना, बस्ती, ये देखिए काश्यप संहिता में शिशु अथवा अन्य युवक, ऐसा बोला दिया गया है कि बस्ती इज द बेस्ट मेडिसिन। बच्चों के लिए बस्ती अमृत समान है। या देखिए, अमृत का मतलब क्या है सर? अमृत क्या है? अमृत एम्ब्रोसिया, जो हमारे भगवान, सब देव देवता जो ऊपर जो लिक्विड्स लेते हैं ना, बेवरेजेस, उनको बोलते हैं अमृत। उनका पानी है वो अमृत, जिससे का द्वारा मृत नहीं होती व्यक्ति, देव देवता। तो ये नेक्टार भी बोल कहते, क्या बोलते हैं? नेक्टार। तो ये बस्ती चिकित्सा देने का मतलब उस व्यक्ति को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन सपोर्ट करना है ना, डीजनरेशन, एंटी एजिंग कम करवाना। तो इसके लिए, इससे क्या हो जाता है, वही देखो तो अपने आप नेम फेम एंड मनी मिल जाता है, पैसा कीर्ति सब मिल जाता है, और जो बच्चा है उसको दीर्घायु प्राप्त होता है। और जो मतलब बड़े लोग होते हैं, फादर्स, उनको ये बस्ती वगैरह चिकित्सा देने से संतान, मतलब फर्टिलाइजेशन, दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी इन द एडल्ट, नॉट इन द बच्चा, इनफर्टिलिटी इन द एडल्ट। अभी ये देखिए, उसमें थोड़े मतमतांतर, जैसे मैंने पहले कहा था कि बस्ती देने के लिए कौन सी उम्र में देनी चाहिए। ये देखिए, गार्गी जो साइंटिस्ट थे आयुर्वेद के, वो बोलते थे जन्म के बाद भी आप दे सकते, कोई चिंता नहीं है। जो माठर नाम के जो व्यक्ति थे, ऋषि मुनि थे, वो बोल रहे थे नहीं भैया, 1 महीने के बाद ही आप बस्ती दे सकते हैं। आत्रेय पुनर्वसु बोले थे 4 महीने आप ठहरिए, वेट वेट वेट, 4 महीने, 4 महीने के बाद आप बस्ती दे सकते हैं। पराशर बोले नहीं भैया, इतनी जल्दी नहीं है, 3 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। भेल जो है वो बोलते नहीं, 6 साल तक आप वेट कीजिए, 6 साल के बाद बस्ती दीजिए। और काश्यप जो बोलते हैं जब बच्चा चलने लगता है 10th या 11th महीने में, उस दफा आप बस्ती चालू कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना बहुत सारा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अपनी अपनी हिसाब से वो बात कर रहे हैं। आगे चलकर देखिए काश्यप मत, ये देखिए काश्यप के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जो बच्चा इधर उधर घूम रहा है और जो अन्न सेवन कर रहा है, जिस अभी अभी माता के कंधे पर नहीं, वो नीचे चल रहा है, तो उसके लिए ये आप बस्ती कर्म कर सकते हैं। ये जब सुकुमार जो लोग होते हैं ना, जैसे बालक हैं या वृद्ध है, उनके लिए बस्ती बहुत ही लाभदायक है। फिलहाल
तीक्ष्ण बस्ती नहीं देना। ध्यान से सुनिए, तीक्ष्ण बस्ती नहीं देना, नहीं देना, क्योंकि तीक्ष्ण बस्ती देने से वो बच्चे की बल, स्ट्रेंथ और आयु उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इट्स वेरी डेंजरस। बालकों में उत्तर बस्ती, उत्तर बस्ती का मतलब जो भी जेनेटल्स के द्वारा जो बस्ती दिया जाता है कैथेटर के द्वारा, उनको उत्तर बस्ती कहते हैं। ये पर रेक्टल नहीं होता, गुदद्वार द्वार से नहीं, वजाना के द्वारा स्त्रियों में और पुरुषों में पेनिस के द्वारा जो दिया जाता है उसको बोलते हैं उत्तर बस्ती। ये ज्यादातर मूत्र कृच्र डिसयूरिया बोलते हैं ना, बच्चों में जब यूरिनरी ट्रैक्ट का कुछ प्रॉब्लम है तब ये उत्तर बस्ती की हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये बस्ती जो है ना वो देने के लिए एक स्पेसिफिक, पुराने जमाने में, अभी के जमाने में बहुत सारे हॉस्पिटल्स अलग अलग अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। पुराने जमाने में एक स्पेसिफिक यंत्र था, इसके आगे एक मेटेलिक नली थी, उसके पीछे वो कुछ कैथेटर जैसा, ब्लैडर जैसा एक बैग रहती थी और उसमें वो द्रव्य भर के वो पुश किया जाता था, बस्ती। मेरे पंचकर्मा का बहुत इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब पर मौजूद है, बहुत सारे वीडियोस है पंचकर्म एक्सप्लेन करने के लिए। जिसको सब वीडियोस देखने हैं प्रत्यक्षता रूप से करते समय, तो मेरा मोबाइल ऐप है आयुर्वेद एकेडमी, गूगल प्ले स्टोर पर आप जाकर वो बिल्कुल देख सकते हैं, उसमें सब प्रोग्राम से। तो आयुर्वेद पंचकर्मा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम वहां पर है, उधर सब ये वीडियोस और थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन, पीपीटी, पीडीएफ मौजूद है। एक देखिए, तो ये बस्ती नेत्र जो आगे वाला जो है ना, जहां कैथेटर जैसे अभी हम इस्तेमाल करते हैं, वो गुद के अंदर हम डालते हैं। तो ये इसका प्रमाण कितना होना चाहिए, तो वय के अनुसार ये चरक सिद्धि स्थान में देखिए, बस्ती नेत्र की लंबी और जो उसका जो होल है उसका डायमीटर उन्होंने बता दिया है। 6 साल की आयु है तो 6 अंगुल का आपको बस्ती नेत्र इस्तेमाल करना है, और उसका जो डायमीटर है वो ग्रीन ग्राम का साइज होना चाहिए। 12 वर्ष में 8 अंगुल इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मटार मतलब जो एक प्रकार का क्या बोलते हैं ना, पल्सेस जैसे होता है, और 16 साल की उम्र है तो ये 10 अंगुले होना चाहिए, और 20 साल का हो गया तो 12 अंगुल ये बस्ती नेत्र, और ये डायमीटर जो है वो धीरे धीरे बढ़ाते जाना है आप। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये सुश्रुत मत और वाग्भट मत लिखा है कि 6 साल की उम्र के लिए 6 अंगुल लिखा है, 12 साल के लिए वाग्भट ने 8 अंगुल लिखा है, 16 साल के लिए 10 अंगुल लिखा है। वय के अनुसार ये जो बस्ती द्रव्य हम अंदर डालेंगे, ये तेल रहेगा और उसके साथ काढ़ा भी रह सकता है। तो ये 3 साल के बच्चे के लिए, ये तो आपको टेबल जो है ना याद करने पड़ेंगे। ये 3 तोला मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 ml या 36 ml हो सकता है। 4 साल के लिए 4 तोला, 6 साल के लिए 8 तोला। ये कर्ष पल भूल जाइए, ऐसा मैं कहता हूं, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल हम अभी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हमारी अभी प्रेजेंट मैट्रिक सिस्टम में। तो ये 3 तोला, ये 4 तोला, ये 8 तोला, और 12 साल के लिए 16 तोला, ऐसी ये मात्रा हो गई है। आगे चलते हैं। ये देखिए निरूह बस्ती, ये 2 प्रकार के होते हैं, अनुवासन और निरूह। निरूह का एक शब्द है आस्थापन। अनुवासन का मतलब है जहां पर ओनली तेल का इस्तेमाल किया जाता है, और निरूह और आस्थापन का मतलब होता है जहां तेल के साथ काढ़ा भी मौजूद होता है। तो निरूह बस्ती की जो मात्रा होती है, ये देखिए यहां पर लिखा है, 1 वर्ष बालक के लिए 4 तोले लिखा है, अप्रोक्सीमेटली 40 ml। ठीक है। बस्ती का श्रेष्ठत्व काश्यप संहिता में लिखा है कि जो शाखागत प्रकुपित दोष होते हैं पूरे शरीर में, या कुछ भी विकृति कोष्ठगत है, इनर साइड में है हमारी, या कुछ शरीर हमारी क्या बोलते हैं ना, पूरे ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही है, उन सब की डिसीजेस का जो मेन कारण है वो वात दोष का प्रकोप है। पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातवाह वायुना यत्र नियंते तत्र वर्षति मेघवत। आयुर्वेद का ये प्रिंसिपल है। आयुर्वेद कहता है चाहे वो रोज कफज व्याधि हो या पित्तज व्याधि हो, वातज व्याधि हो, सबके लिए उसके पीछे वाला जो स्टिमुलेटर है वो वात दोष है। तो तीनों में वात दोष का महत्व अनन्य साधारण है, और वात दोष की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा ये बस्ती है। इसलिए बस्ती को पूरे मैनेजमेंट में, आयुर्वेद की मैनेजमेंट में आधी चिकित्सा कही जाती है। तो यहां पर ये आपको लिखना पड़ेगा परीक्षा में। ठीक है। प्रवृद्ध वायु को कॉन्कर करने के लिए, जीतने के लिए बस्ती जैसा दूसरा उपाय नहीं है, इसीलिए उसको आधी चिकित्सा बोली जाती है। जब पेशेंट जो है कई बीमारियों से जब
उसको थकान आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है ज्वर के बाद, उसका शरीर का बल, वर्ण, ओज ये सब कम हो जाते हैं, तो अनुवासन बस्ती देने से उसको डेफिनेटली फायदा मिल जाएगा। तिल तेल का उसको बस्ती देना है, उसके स्ट्रेंथ आ जाएगी वापस, रीजनरेशन कैपेसिटी, ये सब चीजें, जाठराग्नि ये अच्छी तरह से काम करने लगेगा। बस्ती के फायदे देखिए काश्यप संहिता में लिखे हैं कि बस्ती एक ऐसा है, वयस्थापक है, मतलब डीजेनरेशन, वेयर एंड टेयर कम हो जाएगी, वेयर एंड टेयर विल बी लेस, इट्स लाइक एंटी एजिंग। उसके साथ साथ वो शुक्र धातु के ऊपर अच्छा काम करता है बस्ती। उसके साथ स्वर्ण, स्वर, वर्ण, बल, आवाज अच्छा हो जाएगा, कलर कॉम्प्लेक्शन सुधर जाएगा, फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ, अग्नि मेटाबॉलिक प्रोसेस सुधर जाएगी, वात, पित्त, कफदोष और मल इनका प्रॉपर होम्योस्टेसिस हो जाएगा। और इसीलिए ये बस्ती जो है वो बाल के लिए, वृद्ध के लिए और युवक के लिए तुरंत बल वर्धन करने वाली चिकित्सा है, और उसके द्वारा शरीर को सॉफ्टनेस भी लाया जाता है, मृदुता लाई जाती है। अभी कितने बस्ती देना है इसका हिसाब किताब है। 3 प्रकार के बस्ती हैं, कर्म बस्ती, काल बस्ती और योग बस्ती। ये नाम आपको याद होने चाहिए, कर्म बस्ती, काल बस्ती और योग बस्ती। बाद में उसकी डिटेलिंग हम करेंगे, मेरी व्हाट्सएप सॉरी मेरे जो प्रोग्राम है, मोबाइल प्रोग्राम, उसमें ये मौजूद है ऐप में। काश्यप जो है वो बोलता है, अभी रक्त मोक्षण की बात करते हैं, काश्यप संहिता सूत्र स्थान। बालकों में ये रक्त मोक्षण जो है वो ज्यादातर बार बार करना या उसका तुरंत इस्तेमाल करना गलत चीज है, काश्यप का कहना है। वो बोलते हैं कि ज्यादातर स्निग्ध, शीतल, ठंडा ठंडा, सॉफ्ट, विदाउट एनी इरिटेशन, ऐसे जो भी अन्नपान है, ऐसे जो भी हम लेप वगैरह लगाते हैं, ऐसे जो को परिषेक करते हैं, उसके द्वारा ही ज्यादातर ये उपचार करने चाहिए। और एक्सट्रीम केस में, जब बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तभी रक्त मोक्षण करना चाहिए। फिलहाल वाग्भट ने तो वार्निंग दे दी है, ये बहुत, यहां पर देखा है ना देशपांडे सर ने क्या रिमार्क दिया है, आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी। कृपा करके लिखते न, ये लिखने हैं अष्टांग हृदय, वाग्भट, वाग्भट अष्टांग हृदय सूत्रस्थान चैप्टर 27, वेरी इंपॉर्टेंट। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान, वाग्भट ने क्या बताया है, 16 जो आयु है उसके कम उम्र वाले और 70 से ज्यादा उम्र वाले लोगों में रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए, ऐसे उस जमाने में वाग्भट कहते हैं। तो सर आप क्या, आप बच्चों को नहीं करते रक्त मोक्षण? वही मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो में ज्यादातर अभी मैं और मेरे जो टीम वाले डॉक्टर्स हैं वो क्या क्या करते हैं वो इस वीडियो में ज्यादा नहीं कहूंगा, उससे कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। यहां पर मैं ज्यादातर संहिता में क्या लिखा है, हमारे चरक, सुश्रुत, वाग्भट, काश्यप, योग रत्नाकर, शारंधर क्या बता रहे हैं, ये मैं आपको कहने के लिए यहां पर वीडियो बना रहा हूं। मेरी पर्सनल अनुभव जो है बाद में हम चर्चा करेंगे, तो कृपा करके मेरे को माफ कर दीजिए इस बात में। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज आई डो नॉट वॉन्ट टू मेक कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द व्यूअर। आपके मन में कुछ द्विधा मनस्थिति मैं पैदा नहीं करना चाहता। जैसे कि 16 साल के पहले तुम करते हो का, तो मैं बोलूंगा हाँ बीच बीच में करता हूं, पेशेंट की हालत देखकर, उसकी बल देखकर, व्याधि का बल देखकर मैं करता हूं, है ना। तो गड़बड़ी हो गई, आप बोलेंगे सर मतलब आप आयुर्वेद के सिद्धांत फॉलो नहीं करते? अरे करता हूं भैया। चरक ने बहुत सारे रेफरेंस पे लिखा है कि ये जो गाइडलाइंस हम दे रहे हैं, जो भी वैद्य है उसने अपने अपनी खुद की बुद्धि के अनुसार कुछ व्यवहार करने की जरूरत है, ठीक है। जलऊ का अवचारण विधि, यह देखिए सुश्रुत क्या कहता है अभी, ये तो वाग्भट ने बता दिया, सुश्रुत क्या कहता है यहां देखिए, उन्होंने लिखा है बालक। बालक का मतलब क्या हो गया, 16 साल से पहले हो गए ना, तो 16 साल के बाद में बालक नहीं रहता, वो तरुण तरुण हो जाता है। तो सुश्रुत कहता है ना, तो आयुर्वेद प्रिंसिपल देशपांडे से फॉलो करते हैं। राजा, बालक, वृद्ध, भीरू जो घबराते हैं ज्यादातर ट्रीटमेंट के लिए, इंजेक्शन को जो लोग घबराते हैं, दुर्बल स्त्री, उन व्यक्तियों में दूषित रक्त निकालने के लिए जलऊ का अवचारण करना चाहिए। ये ठीक ठाक बात, जैसे यहाँ पर एक्ने होती है ना, हमारे बहुत सारे गर्ल्स आ जाते हैं ये तारुण्य पिटिका की ट्रीटमेंट करवाने के लिए, जेंट्स भी आ जाते हैं, तो उनके लिए हम जलऊ का उच्चारण करते हैं, जलुआ जलवा लीचेस लगाते हैं। अभी देखिए लास्ट वाला पॉइंट जो है ना, खतरनाक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ? 3 बार बोलूंगा,
क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है। फिर ये जो श्लोक है, जितना ज्यादा आप मतलब परीक्षा में लिखेंगे उतने मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। शारंगर संहिता में अलग अलग मैनेजमेंट के एज बता दिए हैं। जैसे कि शारंगधर कहते हैं कि कवल और गंडुश का प्रयोग जो है ना, ये 5 साल के बाद करने को बोलो, क्योंकि उनको थोड़ा सा ऐसा आशंका हो सकती है कि उसके पहले उसके जो चिक मसल्स हैं, माउथ मसल्स हैं, या अंदर वाली जो फायरिंग्स है, उसका संगठन अच्छा नहीं है, उसमें इतने स्ट्रांगनेस नहीं है, उसका रिफ्लेक्स बहुत तेज चल रहा है और वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो कभी कभार उसको अंदर जाएगा, जो अंदर नहीं जाने की जरूरत है वो अंदर जाएगा, कभी कभार श्वास मार्ग में जाएगा। तो जब तक वो प्रोसेस में उसका जो ताकतवर नहीं हो जाता, उसको समझ में उतने अच्छी तरह से नहीं आता, तो शारंगधर कह रहे हैं कि 5 साल के उम्र तक कवल और गंडुश करना इतना अच्छा नहीं है, ऐसा उनका कहना है। मेरे को मत पूछो अभी सर आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। नस्य कर्म जो करना है, नाक में बूंद डालनी है तेल की, अणु तेल हो या और कुछ तिल तेल हो, हाँ, तो डालने के लिए 8 साल के बाद ही नस्य कर्म करना। शारंगधर कह रहे हैं, ये शारंगधर संहिता पूर्व खंड चैप्टर 6, कृपा करके जो मैं नंबर कहता है ना वो लिख दीजिए भैया। शारंगधर संहिता पूर्व खंड चैप्टर 6 लिखने की जरूरत है, अभी अभी के अभी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो पहला कवल गंडुश 5 साल के बाद, नस्य कर्म 8 साल के बाद, विरेचन कर्म 16 आफ्टर 16। और एक अलग सी बात बता दी है शारंगधर ने, ये इसके हमारी संबंध में नहीं है, पंचकर्म के संबंध में। मैथुन यहां पर देखिए, हाँ, विशितः च एव मैथुनम, 20 साल के बाद वो बोलते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी इंटरकोर्स करनी चाहिए। शारंगधर संहिता पहले तो लिखा है कवल गंडुश नस्य विरेचन, और उसी श्लोक में मैथुन के बारे में उन्होंने लिख दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि पंचकर्म इन द चिल्ड्रन, वो लिखते समय आपको स्नेहन की बात करनी होगी, स्वेदन की बात करनी होगी, उसके प्रकार लिखने पड़ेंगे, उसके बाद वमना, उसके बाद विरेचना, विरेचन में आपको आरग वधा का उल्लेख करना पड़ेगा, बस्ती कर्म का महत्व बताना पड़ेगा, नस्य कर्म के बारे में लिखना पड़ेगा, प्रतिमर्श नस्य देते हैं न कि मर्श, और उसके बाद रक्त मोक्षण तो कई काश्यप के अनुसार ज्यादातर नहीं करना चाहिए, और उसके बाद सुश्रुत तो कहता है कि जलौकावचरण आप कर सकते हैं। और आखिर वाला जो श्लोक देशपांडे सर ने बताया, वो शारंगधर संहिता का डिफरेंट एज ग्रुप के बारे में वो उन्होंने कमेंट किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का वीडियो रिगार्डिंग द पंचकर्मा प्रोसीजर्स इन चिल्ड्रेन फॉर LAQ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 15 मार्क्स। ये सब चीजें आप उधर लिख सकते हैं। आई विश ऑल द बेस्ट। कृपा करके वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिए, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।